सबसे बड़ा पावर प्लांट इंडिया में कहाँ है? कंदनकुनम न्यूक्लियर पावर प्लांट, तमिलनाडु। तमिलनाडु में इंडिया का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है। क्लियर है? Hello students, welcome back to Pathshala classes. Myself Aditya Bhattacharya and I am back with the next lecture of current affairs series targeting CLAT and NLA 2025. मार्च मंथ के करंट अफेयर्स को हम पढ़ रहे हैं एंड उसका नेक्स्ट टॉपिक है द न्यूक्लियर एनर्जी समिट। न्यूक्लियर एनर्जी समिट इस साल 2024 में इन द मंथ ऑफ मार्च फॉर द फर्स्ट टाइम होस्ट किया गया बाय द बेल्जियम गवर्नमेंट एंड द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इन्होंने मिलकर न्यूक्लियर समिट को होस्ट किया। इस न्यूक्लियर समिट के बारे में क्या था, ये इसका गोल क्या था, किसकी ऑब्जेक्टिव के फर्दरेंस में समिट को होस्ट किया गया था एंड इससे जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री क्या रही है एंड वो एग्जैक्टली न्यूक्लियर एनर्जी होती क्या है, इन सब को आज हम इसकी वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का। द फर्स्ट एवर न्यूक्लियर एनर्जी समिट ऑर्गेनाइज्ड जॉइंटली बाय द IAEA। IAEA क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एंड द बेल्जियम गवर्नमेंट was held in Brussels on March 21। तो किस किस के कोलैबोरेशन के बीच हुआ था ये समिट? पहला IAEA, दूसरा बेल्जियम की गवर्नमेंट। कोऑर्डिनेट किसने किया था? प्राइम मिनिस्टर ऑफ बेल्जियम। प्राइम मिनिस्टर ऑफ बेल्जियम कौन है? एलेक्जेंडर डिक्रू। एलेक्जेंडर डिक्रू इसके मेन ऑर्गेनाइजर थे एंड अलॉन्ग विद द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी राफेल मरियानो ग्रोसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी नोडल एजेंसी है जो एटॉमिक एनर्जी के यूज को, उसके प्रोडक्शन को रेगुलेट करती है थ्रू आउट दी वर्ल्ड। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है IAEA के? वियना में। वियना ऑस्ट्रिया में इसके हेडक्वार्टर्स लोकेटेड है। ठीक है। सेवरल वर्ल्ड लीडर्स जॉइन द समिट टू हाईलाइट द रोल ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज। कि बदलते हुए क्लाइमेट को देखते हुए, क्लाइमेट चेंज और उसके आफ्टर इफेक्ट्स को देखते हुए एक क्लीनर फ्यूल का इंट्रोडक्शन दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी जो रिप्लेस करेगा थर्मल एनर्जी को इन द एनर्जी प्रोडक्शन, तो उसका रोल क्या रहेगा फ्यूचर में, इस प्रोस्पेक्ट को मद्देनजर रखते हुए ये समिट होस्ट करी गई थी। सबसे पहले आते हैं व्हाट इज न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी एक एटम से जनरेट होती है, एज यू नो, एटम के न्यूक्लियस से। इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एनर्जी जो आज के दिन में वेरियस कंट्रीज में है। न्यूक्लियर एनर्जी दो टाइप से प्रोड्यूस कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है न्यूक्लियर फिजन एंड दूसरा इज न्यूक्लियर फ्यूजन। जब भी किसी दो एटम के न्यूक्लियस आपस में मर्ज होते हैं, कंबाइन होते हैं, उससे जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है उसे हम कहते हैं एनर्जी बाय न्यूक्लियर फ्यूजन। एंड जब सिंगल न्यूक्लियस मल्टीपल न्यूक्लियाई में स्प्लिट होता है, उस तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी निकलती है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। आज के दिन में वर्ल्ड में जहां भी न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, सब किस मेथड से हो रही है? न्यूक्लियर फिजन से। न्यूक्लियर फ्यूजन इज स्टिल इन रिसर्च, स्टिल अंडरगोइंग रिसर्च। ठीक है। अब न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाए जाते हैं एंड उसमें जो मशीनरी वर्क करती है इट इज नोन एज न्यूक्लियर रिएक्टर। A nuclear reactor is a device used to initiate and control a fission nuclear chain reaction. Nuclear reactors are used at nuclear power plants for electricity generation. पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है, पावर जनरेट करी जाती है एंड इन न्यूक्लियर मरीन प्रोपल्शन। पूरे वर्ल्ड वाइड कितने न्यूक्लियर रिएक्टर्स आज के दिन में? 440। इन 32 प्लस ताइवान को मिला दिया जाए तो 33 कंट्रीज में। ठीक है। जो कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती है? तो कैपेसिटी ऑफ 390 गीगावाट्स, 390 गीगावाट की एनर्जी की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं इतना पूरे वर्ल्ड की पावर मिला के। सबसे पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम न्यूक्लियर रिएक्टर कहां पे लगाया गया था? दैट्स इंपॉर्टेंट। इन 1954 इन द सिटी ऑफ ओबनिंस्क। ओबनिंस्क एक रशियन शहर है। रशिया में फॉर द फर्स्ट टाइम न्यूक्लियर रिएक्टर से न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करी गई थी 1954। आज के दिन में सबसे ज्यादा कहां पे है? इन द 60 रिएक्टर्स इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। सबसे ज्यादा एशिया में है एंड पर्टिकुलर इन विच कंट्री? चाइना। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा माना था यूएस एंड फ्रांस में है, लेकिन चाइना विल सून ओवरटेक बोथ ऑफ दीज कंट्रीज। चाइना हैज सेट अ टारगेट टू प्रोड्यूस 10% of its electricity from nuclear energy by 2035 and 18% by 2060.
तो ये काफी हाई प्रोपोर्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है अगर ये टारगेट को अचीव कर लेती है चाइना। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? जापान का काशी वजाली करीबा न्यूक्लियर पावर प्लांट। काशी वजली करीबा न्यूक्लियर पावर प्लांट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर। क्लियर है? इसकी कैपेसिटी कितनी है? ऑलमोस्ट 7.9, दैट इज ऑलमोस्ट 8 गीगावाट, इतनी कैपेसिटी इसकी है। एंड इस अकेले न्यूक्लियर पावर प्लांट की कैपेसिटी है, ये इंडिया में आज के दिन में जितने 22 या 23 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, सबकी कंबाइंड कैपेसिटी भी अराउंड इतनी मेगावाट्स की ही है। व्हाट इज द न्यूक्लियर एनर्जी समिट? अब आते हैं समिट। ये समिट होस्ट करी गई थी, वो क्या थी? इट इज एन इनिशिएटिव इन कोलैबोरेशन विद IAEA's एटम्स फॉर नेट जीरो। एटम्स फॉर नेट जीरो जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का प्रोग्राम है कि एटम्स जो मतलब न्यूक्लियर एनर्जी जो क्लीनर फ्यूल है उसका यूज किया जाना चाहिए, उसको प्रोपोगेट करना चाहिए। उसके फर्दरेंस में समिट को होस्ट किया गया था। याद रखिएगा, एटम्स फॉर नेट जीरो। द समिट कम्स इन हिस्टोरिक इंक्लूजन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन द ग्लोबल स्टॉकटेक। ग्लोबल स्टॉकटेक में सबसे पहली बार न्यूक्लियर एनर्जी को कब इंट्रोड्यूस किया गया था? COP28 समिट में। ठीक है, उसके फर्दरेंस में न्यूक्लियर एनर्जी समिट कंडक्ट कराई गई। और इस COP28 कब हुआ था? दिसंबर 2023 में एट दुबई। तो दुबई में COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज UN क्लाइमेट चेंज पे जो रखी गई थी, उसमें सबसे पहली बार न्यूक्लियर एनर्जी को इंक्लूड किया गया ग्लोबल स्टॉकटेक। एंड इसी बात को फर्दरेंस में क्या किया गया? न्यूक्लियर एनर्जी समिट को होस्ट किया गया। इस डिक्लेरेशन को वर्ल्ड में 22 लीडर्स ने साइन किया था, 22 कंट्रीज मेंबर नेशन से साइन किया था, जिसमें इंडिया वॉज नॉट आ सिग्नेटरी। इंडिया उसका सिग्नेटरी नहीं था, लेकिन इंडिया ने पार्टिसिपेट जरूर किया था। एंड इंडिया से रिप्रेजेंट किया था मिस्टर अजीत कुमार मोहंते, जो क्या है? सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो इंडिया से डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के सेक्रेटरी मिस्टर अजीत कुमार मोहंते ने इसमें पार्ट लिया था। आज एट द न्यूक्लियर एनर्जी समिट, वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन along with national and regional associations have issued an industry statement। ठीक है, तो अडॉप्शन ऑफ न्यूक्लियर एजेंसी को लेके, न्यूक्लियर एनर्जी को अडॉप्शन के लेके कि उसका इंक्रीज अडॉप्शन होना चाहिए कंट्रीज में, कि थर्मल एनर्जी की जगह जो एक पॉल्यूटेंट है, एक ग्रीन फ्यूल नहीं है, उसकी जगह न्यूक्लियर एनर्जी को अडॉप्ट करने के लिए तमाम लेवल्स पे एसोसिएशन बनाए गए। एंड उन्होंने क्या दिए? अपने स्टेटमेंट्स दिए। रीजनल लेवल मतलब फॉर एग्जाम्पल जापान इंडस्ट्रियल स्टेटमेंट, कोरियन इंडस्ट्रियल स्टेटमेंट, ये क्या हो गए? रीजनल लेवल के ऑफिसेज हो गए। एंड सबसे ऊपर आता है वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन। द स्टेटमेंट सेट्स आउट द ग्लोबल न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज कमिटमेंट टू सपोर्टिंग गवर्नमेंट टू एक्सपैंड न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी वर्ल्ड वाइड टू अचीव क्लाइमेट एंड एनर्जी सिक्योरिटी। To deliver this necessary expansion will require significant investment across the nuclear industry and related supply chains to develop new projects, capabilities and skilled workforce। ठीक है, तो ओवरऑल गोल ही है न्यूक्लियर एनर्जी को एक मोर अडेप्टेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन को एक्सेप्ट किया जाए वर्ल्ड वाइड। एडवांटेजेस क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है न्यूक्लियर एनर्जी का कि कार्बन एमिशन, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन काफी ज्यादा लो है अगर आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी से, इन कंपैरिजन टू कोल। इंडिया में आज के दिन में सबसे ज्यादा एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है? थर्मल एनर्जी से, दैट इज थ्रू कोल एंड फॉसिल फ्यूल्स। तो उसके कंपैरिजन में जो कार्बन फुटप्रिंट है, कार्बन एमिशन है, ग्रीन हाउस गैसेस का प्रेजेंस है आफ्टर द जनरेशन बाय न्यूक्लियर एनर्जी, वो काफी क्या है? कम है। तो ये क्या है? क्लीनर फ्यूल है, ग्रीन फ्यूल है। इट इज अ क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी विद अ मिनिमल कार्बन फुटप्रिंट। Even when the entire life cycle is considered, greenhouse gas emissions are only in the range of 5 to 6 ग्राम पर किलोवाट आवर। पर किलोवाट आवर की एनर्जी प्रोडक्शन में सिर्फ 5 से 6 ग्राम के ही ग्रीन हाउस गैसेज एमिट किए जाते हैं। न्यूक्लियर पावर जनरेशन रिजल्ट्स इन अवॉइडिंग एमिशंस फॉर मोर देन 1 बिलियन टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट एवरी ईयर। ठीक है, तो हर साल जो न्यूक्लियर एनर्जी से प्रोडक्शन किया जाता है एनर्जी का, इलेक्ट्रिसिटी का, उससे अराउंड 1 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने से बचाया जाता है एनवायरमेंट में। एंड ये क्या है? CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है एंड एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज को और ज्यादा एक्सैजरेट करता है, एक्सेलरेट करता है। इन द लास्ट 5 decades this has resulted in a cumulative of about 70 billion tons of CO2 equivalent। अवेलेबिलिटी, दूसरा एडवांटेज क्या है? कि इजीली अवेलेबल है और पूरे साल अवेलेबल रहता है। अगर आप ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी को देखें, जैसे विंड एनर्जी या सोलर एनर्जी, वो हर जगह एवरी टाइम ऑफ ईयर पे प्रेजेंट नहीं है।
जहां पे सनलाइट ज्यादा है वहां पे आप सोलर एनर्जी का यूज कर सकते हैं, जहां पे विंड स्पीड ज्यादा है वहां पे विंड एनर्जी का यूज कर सकते हैं। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी एक ऑल्टरनेटिव सोर्स होते हुए भी क्या है, पेरिनियल है थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि वो एटम से जनरेट होता है एंड यूरेनियम एटम इज एक्सेसिबल, तो इसलिए पूरा पेरिनियल अवेलेबल है। और थोड़ी डिसएडवांटेज देखते हैं कि क्या क्या सेफ्टी कंसर्न्स हैं। सेफ्टी कंसर्न इज अ ह्यूज इशू दैट डिसsuades कंट्रीज फ्रॉम द एडॉप्शन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, तो वर्ल्ड में काफी इंसिडेंट्स देखे गए जहां पर न्यूक्लियर एनर्जी से प्रोडक्शन को एक रिस्क माना गया, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ही हार्मफुल और स्ट्रॉन्ग एनर्जी है एंड अगर उसको ठीकली प्रॉपरली केयरफुली यूज नहीं किया गया उसके रिपरकशंस काफी ज्यादा देखे जा चुके हैं वर्ल्ड में। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इस इंसिडेंट्स लाइक फुकुशिमा इंसिडेंट एंड इनफेमस चेरनोबिल, चेरनोबिल डिजास्टर आप सबने सुना होगा। ये ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहां पे वर्ल्ड ने देखा कि अगर आप न्यूक्लियर पावर को ठीक से यूज नहीं कर रहे, सेफ्टी से यूज नहीं कर रहे, तो काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट उसका होता है ह्यूमन लाइफ पे भी और इन्वायरमेंट में भी। द फुकुशिमा एक्सीडेंट अकर्ड इन 2011, कहाँ पे, जापान में, जहां पे फुकुशिमा डाइची पावर प्लांट को डैमेज हो गया था अर्थक्वेक और सुनामी से एंड इसका काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा था वर्ल्ड पे कि क्या हमें इतना हाईली रिस्क एनर्जी जो न्यूक्लियर एनर्जी है एटम से प्रोड्यूस होती है, क्या हमें उसको अडॉप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इन 1986 एन एक्सप्लोजन एट द रिएक्टर एट चेरनोबिल, चेरनोबिल में न्यूक्लियर रिएक्टर में एक्सप्लोजन हो गया था जिससे काफी ज्यादा हार्मफुल रेडिएशन रिलीज हुए थे which is equivalent to 400 हिरोशिमा साइड बॉम्ब्स। हिरोशिमा नागासाकी में फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ओनली टाइम एटम बॉम्ब या न्यूक्लियर बॉम्ब डिप्लॉय करे गए थे। ठीक है, उसके 4 गुना चेरनोबिल में क्या हुए थे, रेडिएशंस रिलीज किए गए थे क्योंकि एक्सप्लोजन हुआ था रिएक्टर में। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, कॉस्ट, कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर को सेटअप करने का कॉस्ट एंड उससे एनर्जी जनरेशन का कॉस्ट काफी ज्यादा है एंड इतना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है न्यूक्लियर एनर्जी, बहुत ही कॉस्टलीस्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उससे। तो जो डेवलपिंग या अंडर डेवलप कंट्रीज हैं उसके लिए काफी ज्यादा एक्सपेंडिचर वाला मामला आता है अगर आपको न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। The kind of technology breakthroughs that have driven down the cost of solar and wind in the last decade, enabling rapid adoption, have not happened in nuclear sector. विंड और सोलर एनर्जी में जैसे कॉस्ट एफिशिएंसी आई है, थोड़े सोलर पैनल्स और विंडमिल्स एस्टैब्लिश करना, सेटअप करना सस्ता हुआ है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी सस्ती हुई है, वो न्यूक्लियर के साथ नहीं हुआ। इंडिया की पोजीशन देखते हैं कि इंडिया में न्यूक्लियर पावर कैसा है। इंडिया में आज के दिन में 23 ऑपरेशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। इसकी कंबाइंड कैपेसिटी भी अराउंड 7.6 गीगावाट है। सबसे बड़ा पावर प्लांट इंडिया में कहाँ है, कंदनकुनम न्यूक्लियर पावर प्लांट, तमिलनाडु। तमिलनाडु में इंडिया का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है। क्लियर है। इंडिया में बात चल रही है कि न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को ज्यादा इंक्रीज किया जाए। 2031-32 तक जो एम है वो 22,000 मेगावाट, दैट इज अराउंड 22.5 गीगावाट की एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी से, इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर एनर्जी से जनरेशन का एम है। लेकिन प्रेजेंटली सिर्फ कितना है, 7480 मेगावाट, दैट इज ओनली 7.5 गीगावाट। तो जो जापान में वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर जितना जनरेट कर रहा है उतना इंडिया में 23 रिएक्टर्स कंबाइन जनरेशन कर रही है एंड इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो सिर्फ कितनी है, 3.1%। इंडिया में सिर्फ 3.1% इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर एनर्जी से जनरेट करी जा रही है और इससे कम शेयर वर्ल्ड में सिर्फ 2 कंट्रीज का है, फर्स्ट इज ब्राजील एंड सेकंड इज ईरान। लास्ट टॉपिक, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जो पेरेंट एजेंसी है जिसने इस समिट को होस्ट किया उसके बारे में देख लेते हैं। 1957 में स्टैब्लिश करी गई है। क्या ये, ऐसी एजेंसी को हमेशा बुलाया जाता है, याद रखिएगा, इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। क्यों, क्योंकि इसके मेंबर्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल्स नहीं होते, इसके मेंबर्स जो कंट्रीज हैं, मेंबर नेशंस हैं, वो इसके मेंबर्स होते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन के, इसलिए बुलाता है इंटर गवर्नमेंटल या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 1957 में बना था, हेडक्वार्टर वियना में है। दो गवर्न बाय ओन फाउंडिंग ट्रीटी, ये ट्रीटी से बना है एक, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी मान सकते हैं आप, और ये दोनों को रिपोर्ट करता है, यूएन के दोनों ऑर्गन्स को, जनरल असेंबली को भी एंड सिक्योरिटी काउंसिल को भी।
इट हैज टोटल 178 मेंबर्स एज ऑफ सितंबर 2024। 8 बार इसके स्टैट्यूट को रेटिफाई कर दिया गया है 29 जुलाई 1957। ठीक है। प्रेजेंटली जो इनके डायरेक्टर जनरल हैं ही इज मिस्टर राफेल ग्रोसी, प्लीज मार्क कर लीजिएगा। प्रेजेंटली इनके डीजी ये हैं। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है 2005 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को क्या मिला था? नोबेल पीस प्राइज। क्यों? क्योंकि इन्होंने फॉर मिलिट्री पर्पसेस एंड फॉर वायलेंट पर्पसेस न्यूक्लियर एनर्जी के यूज को कंडेम किया था एंड उसको रोकने की काफी ज्यादा 2005 में कोशिश करी थी वर्ल्ड वाइड, इसलिए इन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला था। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ हो। एंड नाउ आई हैव अ बिग ब्रेक थ्रू फॉर ऑल ऑफ यू। पाठशाला क्लासेस हैज रिसेंटली कंप्लीटेड इट्स 10 ईयर्स। 10 साल का पूरे हो चुके पाठशाला क्लासेस को। एंड इसकी खुशी में आप लोगों के लिए नया ऑफर लाया गया है, जिसमें क्लैट और इले 2025 को टारगेट करते हुए सारे लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स, सारा स्टडी मटेरियल, रेगुलर मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे सिर्फ डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 4999 में। एंड ये ऑफर सिर्फ इस महीने तक वैलिड है। If you want to claim this offer, please contact the phone number given in the description. Thank you for joining today's lecture. We will meet in the next lecture.